हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, अब जो है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी इसके बाद आप पढ़ेंगे। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले हिटलर एंड लंदन नाम के दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की थी, जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड की नेचर को इस थ्योरी में समझाया। उनके अनुसार या अकॉर्डिंग टू हिम, a covalent bond basically arise from the exchange force between a pair of electron of opposite spin like this. अपोजिट स्पिन मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन, दूसरा तो जब इस तरह का स्पिन होता है तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है कोवलेंट बॉन्ड कहलाया, अकॉर्डिंग टू हिटलर एंड लंदन। बाद में इस थ्योरी को मॉडिफाइड किया पॉलिंग एंड जे.सी. स्लेटर ने। उन्होंने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को इस तरह से समझाया। नंबर 1 पॉइंट, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू कंबाइनिंग एटम possessing अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। एक कोवलेंट बॉन्ड जो है दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे 1s ऑर्बिटल होता है, 2s ऑर्बिटल होता है, अबाउ प्रिंसिपल में आपने पढ़े थे 1s2 2s2, उस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और उस केस में क्या होता है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन पार्टिसिपेट करता है, एक दूसरे को ओवरलैप करता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे मैंने अभी बताया और एक एंटी क्लॉकवाइज, तब जो है कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नंबर 2, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दस फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग which is given by an integral s known as overlap integral s is equal to psi a psi b d तो जिस ये भी आप नहीं समझ पाएंगे, इसका वैल्यू समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये सोचिए कि कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है उस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा कोवलेंट बॉन्ड उतना ही स्ट्रेंथफुल बनेगा, उतना ही मजबूत बनता है। थर्ड पॉइंट, कंबाइनिंग एटम रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द मॉलिक्यूल। जो एटम आपस में कंबाइन होते हैं उनकी आइडेंटिटी ऐसी की ऐसी रहती है, रिटेन रहती है, खराब नहीं होती, खोती नहीं है। Next, the bond form lies in the direction of maximum overlapping of the orbital of combining atom. जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो उस डायरेक्शन में ज़्यादा होता है, उस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है जहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, वहाँ पर उस डायरेक्शन में वो बॉन्ड बनता है। आपको 3 डायरेक्शन बताई थी मैंने, एक्स, वाई और जेड। जहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी बॉन्ड वहीं बनेगा। एक्स पर ओवरलैपिंग हो रही है तो एक्स पर बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, अगर वाई पर हो रही है तो वाई, और जेड पर हो रही है तो जेड। नेक्स्ट पॉइंट, द नॉन स्फेरिकल ऑर्बिटल हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म अ बॉन्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जहाँ नॉन स्फेरिकल ऑर्बिटल के बहुत सारे की शेप होती हैं, मैंने बताई थी। एस की जो है ओवल शेप होती है, पी की डम्बल होती है, डबल डम्बल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। जब इस तरह के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में तो जहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ बॉन्ड बनते हैं। तो ये थ्योरी कुछ बताई थी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में। ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा उसमें एक्सिस पर होता है उस हिसाब से कोवलेंट बॉन्ड बनती है। लेकिन उनकी ये बात जो है आधी अधूरी रही, इनकम्प्लीट सी रही। हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं समझा पाई, छोटे छोटे एटॉमिक ऑर्बिटल को ही समझा पाई, जैसे हाइड्रोजन का केस हुआ। ठीक है, तो ये इस थ्योरी के बाद एक और थ्योरी आई जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOT भी बोलते हैं। MOT के नाम से भी आती है। इस थ्योरी को प्रपोज किया था मुलिकन, हकल एंड हुंड। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इस थ्योरी को प्रपोज किया। थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए ही थी, उसमें भी जो है ओवरलैपिंग इसी तरह से हुई जैसे अभी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में बताई, पर इस केस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया उन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उनकी जो है आइडेंटिटी जो है लॉस हो जाती है। इस वाले केस में म्यूचुअली लॉस हो जाती है। जब वो ओवरलैप करेंगे तो उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। आप जैसे उसमें देख रहे थे कि एक क्लॉकवाइज है पर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं रहता।
आप दोनों इलेक्ट्रॉनों को सेम डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं। इस तरह की आइडेंटिटीज़ में आती है। तो इसमें क्या कहा गया, उसने एक नया मॉडिफिकेशन जो किया, उसने कहा व्हेन द इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द कंबाइंड ऑर्बिटल आर इन phase positive combination an attractive molecular orbital of lower energy। जो लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल बनेंगे उन्हें कहा गया बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। जिनकी एनर्जी कम है उनको बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहा गया, और जिनकी एनर्जी माइनस माइनस कॉम्बिनेशन में बनी है, रिपल्सिव मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी हाई होती है, उनको कहा गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। यानी कि यहाँ पर एक ऑर्बिटल से काम नहीं हुआ बॉन्डिंग बनाने में, दो तरह के ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट हुआ, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। इसमें जो फार्मूला दिया गया है साई बी इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी एंड साई ए इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। तो इससे आपका ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, बस आप तो बस यही समझो कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे और एंटी बॉन्डिंग। जो पॉजिटिव पॉजिटिव ऑर्बिटल होंगे यानी कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे वो एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर इसको समझाने के लिए एक फार्मूला दिया गया, यानी कि एक एनर्जी लेवल डायग्राम, एक एनर्जी लेवल फार्मूला दिया गया। सिग्मा 1s, जैसे आपने अब में पढ़ा था 1s2 2s2 2p6 इस तरह से पढ़ा था ना, तो वही चीज़ यहाँ पर डबल तरह से समझाई गई है। जो अगर 1s2 की बात करेंगे तो 1s2 का दो ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 1s फिर सिग्मा 1s उसके ऊपर एक स्टार। तो ये जो सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार है, सिग्मा 1s बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के लिए शो हुआ है और सिग्मा 1s स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो ऐसे ही हर ऑर्बिटल को दो दो ऑर्बिटल में डिवाइड कर दिया गया है। जो आपने अबाउ का प्रिंसिपल पढ़ा था 1s2, तो 1s में दो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते थे सीधे सीधे, पर यहाँ पर 1s में दो इलेक्ट्रॉन दो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में भरेंगे, एक नॉन बॉन्डिंग में भरेगा एक बॉन्डिंग में, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। फिर दूसरा भरेगा सिग्मा 2s स्टार, फिर जो है पाई 2px। जो आपका p ऑर्बिटल है उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। जो px और py की एनर्जी है वो लगभग बराबर होती है, तो उसको ब्रैकेट में रखा गया है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। वजह क्या है कि दोनों की एनर्जी बराबर है, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है, तो इनको एक साथ रख दिया गया। फिर आया सिग्मा 2pz। जो 2pz वाला ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई नहीं बनाएगा। पी एक्स पाई बनाएगा, पी वाई पाई बनाएगा, लेकिन पी जेड जो है वो सिग्मा ही बनाएगा। उसके बाद आएगा, ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा तीन, पी एक्स वाई जेड। अब नॉन बॉन्डिंग बनाने, तो पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार, एक ब्रैकेट में क्योंकि एनर्जी बराबर है। फिर बचा सिग्मा 2pz स्टार। तो इस तरह से जो है इसका जो है एनर्जी लेवल फार्मूला है। तो इनमें ऑर्बिटल भरे जाते हैं, जैसे हम 1s2 2s2 2p6 में भरते थे, अब इनमें भरेंगे। अगर मॉलिकुलर ऑर्बिटल में भरने के लिए आता है तो उसके लिए एक डायग्राम दिया है मैंने नीचे, एनर्जी लेवल डायग्राम है। देखो इसमें ये पूरा पूरा का पूरा इसका जो है फार्मूला है, जैसे अबाउ का प्रिंसिपल का रूल था उसके अकॉर्डिंग ये भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इनका एनर्जी लेवल डायग्राम है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सिग्मा 1s सिग्मा 2s इसमें दिखाया गया है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर शो किया गया है नीचे से ऊपर एरो के रूप में। ठीक है, जो ये ऊपर से नीचे एरो शो किया है। तो सबसे पहले ऑर्बिटल भरे जाएंगे 1s ऑर्बिटल में। 1s के दो ऑर्बिटल बनाए, 1s और इधर भी 1s बनाया। ठीक है, क्योंकि इसमें एक में नहीं भरा जाता, दो में भरा जाता है, 1s और 1s, इधर 1s और 1s। सपोज हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो एक एच का इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा, एक एच का इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, और जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये ऑर्बिटल बनेंगे नए, जो सिग्मा 1s और यहाँ ऊपर सिग्मा 1s स्टार, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन अभी मैं बताऊँ कैसे जाएगा। तो 1s ऑर्बिटल में इस तरह से 1s2 लिखते थे ना, तो 1s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड लिखेंगे। ऐसे ही फिर 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन इधर लिखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इधर लिखेंगे। फिर p वाले में 2px 2py pz, तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे और तीन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे।
तो ये है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, देखो अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा नीचे, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा एंटी बॉन्डिंग वाला, फिर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ जाएगा इसमें ऊपर वाले में, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। बीच वाले ऑर्बिटल जो है ये नए ऑर्बिटल हैं, ये पुराने हैं जो साइड में बने, 1s ये पुराने हैं, और नए ऑर्बिटल बीच में बने। तो बीच में जो ऑर्बिटल बने हैं वो कैसे हैं, बीच वाले ऑर्बिटल को आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और वो कैसे हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो फार उसके जो वो है हमने उसी में ही दिखा दिया है कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2px, सिग्मा 2py, 2pz, ये सब जो है हमने बीच में जो दिखाया गया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन इस बीच वाले स्पेस में भरे जाते हैं वो टोटल इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अगर हमें अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। तो एन बी क्या है यहाँ, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों का नंबर माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर अपॉन टू। तो अब ये जो बीच वाला जो एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने शो किया था, इसके टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम गिन लेंगे। ये वाला गिन लिया, फिर ये वाला गिन लिया, फिर ये वाले गिन लिए, ठीक है। ये तो हो गए कल से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और फिर दूसरे जो स्टार वाले हैं उन्हें गिन लिया, वो हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अपॉन टू करके हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो मॉलिक्यूल के बीच में दब जाता है, ठीक है। इसके बाद उसकी पोजीशन भी पता चल जाती है इससे कि कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं कौन से ऑर्बिटल में। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की यही एक विशेषता है, बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाता है, स्टेबिलिटी पता चल जाती है, और इनकी नेचर पता चल जाती है कि आपका जो है मॉलिक्यूल कैसा है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। अगर लास्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है अनपेयर्ड तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, अगर दो बचते तो डायमैग्नेटिक। नहीं, अगर दो बचते पैरामैग्नेटिक और सिंगल रह जाता है तो डायमैग्नेटिक। तो तीन चीज़ें हमें इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता चलती हैं, इम्पॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको। क्वेश्चन है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ H2 प्लस कॉमा H2 प्लस H2 माइनस, यानी तीन केस ले लिए हमने, एक H2 प्लस का, एक H2 का और एक H2 माइनस का। इसमें कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। तो पहला केस लिया H2 प्लस, H2 प्लस लिया, आपको पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, लेकिन यहाँ मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं तो H2 में हो जाएगा, और H2 में हो जाएगा 1s2, लेकिन इसमें प्लस का एक चार्ज आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन लेस हो रहा है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया सिग्मा 1s1 हो गया। आई ना ये बात समझ में। H का होता है खाली 1, सिग्मा जो आप बाउ के अकॉर्डिंग पढ़ते थे, आप पढ़ते थे 1s1, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ये हो जाता है सिग्मा 1s1। 1 यहाँ पर क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें H2 का होता सिग्मा 1s2, लेकिन हमने उसमें से एक माइनस कर दिया, तो सिग्मा 1s ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन H2 का है। अब उसको इस एनर्जी लेवल डायग्राम में हमें बनाना है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में 1s एक साइड बना लिया, दूसरा 1s दूसरी साइड, ठीक है। ऐसे नीचे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब सिग्मा 1s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो सिग्मा 1s में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे इस वाले ऑर्बिटल में, ठीक है। इसमें खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ क्रॉस लगा सकते हैं या कुछ भी। अब एक ही इलेक्ट्रॉन खाली है तो ये इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ आ जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में, यानी सिग्मा 1s में ऊपर वाला खाली रह जाता है, क्योंकि तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही ऑर्बिटल में भर सकता है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग अपॉन 2, 1/2 माइनस 0, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, अपॉन 2 तो 1/2, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1/2। अब ड्यू टू बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव में आ रहा है तो ये अनस्टेबल है आपका मॉलिक्यूल, और अनपेयर्ड है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन भरा गया है, इसलिए पैरामैग्नेटिक इसकी नेचर है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया H2 प्लस के लिए। अब H2 माइनस के लिए निकालना है तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 होगा नहीं, अभी मैंने बताया H2 के लिए निकालोगे तो आप निकालते थे 1s2, तो उसकी जगह लिखा आपने सिग्मा 1s2। अब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हो गए, अब दो ऑर्बिटल है आपके पास, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन,
जब इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में बढ़ जाएंगे। यहाँ से आएगा एक ट्रांसफर जाएगा और एक यहाँ से, तो बीच में आ जाएंगे बॉन्डिंग उसमें ऑर्बिटल में, और नॉन बॉन्डिंग में अब भी एक भी नहीं पहुँचा तो वो जीरो रह गया। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2 2 माइनस 0/2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, यानी H2 के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, और स्टेबल है, और क्योंकि दो भरे हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में, इसलिए डायमैग्नेटिक नेचर का। तो इस तरह से हम इन पर क्वेश्चन आते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, और बाकी की प्रैक्टिस आप क्वेश्चन के दे दूंगी, आप अपने आप से करेंगे। अभी चैप्टर आपका ख़त्म होता है यहीं पर। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस PDF में मैं भेज दूंगी, उनको आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।